कटिंगड़ी कृष्ण हेब्बर, जो कि भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में के हेब्बर के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। हेब्बर की कला में विश्व के विभिन्न कला आंदोलनों, भिन्न प्रकार के वादों और सिद्धांतों के अनेक तत्व पाए जाते हैं। और उन्होंने पूरब और पश्चिम के सभी प्रभावों को ग्रहण किया और अपने चित्रों में स्थान दिया। इस तरीके से जो के हेब्बर के चित्र हैं, वे अपनी मौलिकता के लिए जाने गए हैं। अब हम बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। तो के हेब्बर का जन्म 1911 में भारत में उडुपी के नजदीक कटिंगड़ी में एक तुलु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और शुरुआती जो इनका जीवन रहा था, बाल्यावस्था से ही अनेक कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों में इन्हें संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन बचपन से ही हेब्बार का रुझान जो था वो कला की ओर हो गया था, क्योंकि उनके पिता गणेश महोत्सव में मिट्टी की मूर्तियां बनाया करते थे, जिन्हें देखकर इनके मन में कलाकार बनने की इच्छा जागृत हुई। और यही वो समय था जब जो उन्होंने लोक कलाओं को नजदीक से देखा, तो उनके संपूर्ण चित्रों में जो विषय आए वो लोक कला से संबंधित हमेशा ही रहे। तो शुद्ध भारतीय संस्कृति परंपराओं में गुथी हुई पृष्ठभूमि उन्होंने यहाँ पर पाई। और जब उन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण करनी चाही, तो 1940 से 45 के बीच में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में चले गए। और इस औपचारिक शिक्षा से पहले भी उन्होंने अपने ही मैसूर में, अपने स्थान पर मैसूर में एक राजेंद्र तकनीकी स्कूल था, वहां पर कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करी थी। और उसी के साथ साथ राजपूत और मुगल चित्रों का भी इन्होंने अध्ययन किया। और यही वो समय था जब किशोरावस्था में उन्होंने अपने घर की दीवारों में राजा रवि वर्मा के चित्र और सरस्वती आदि की प्रतिकृति वगैरह उकेरना शुरू कर दिया था। तो यहीं से उनके चित्रकला सीखने का जो विश्वास पनपा, उसकी ओर फिर वे आगे ही बढ़ते गए। और एक बार बढ़ने के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो जे स्कूल ऑफ से पास आउट होने के बाद उन्होंने अकादमी जूलिया पेरिस में कला का अध्ययन किया। तो इस तरीके से यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट से और पेरिस में अकादमी जूलिया से जो उन्होंने पश्चिमी शैली और तकनीक सीखा, और अपने शुरुआती जीवन में जो उन्होंने लोक कला और अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से गुथी हुई पृष्ठभूमि पाई, इन दोनों का समन्वय कर इन्होंने अपना एक मौलिक व्यक्तित्व बनाया और एक मौलिक शैली इजाद करी। तो जब वे अध्ययन करके निकल गए थे, तो उसके बाद एक कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत ज्यादा यात्राएं करी और कई देश विदेश की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में भी भाग लिया, जिसमें वेनिस बिनाले, बिनाले मतलब द्विवार्षिकी प्रदर्शनी, जो कि प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है, उसे इंग्लिश में बिनाले कहा जाता है। तो वेनिस बिनाले और साओ पाउलो बिनाले और टोक्यो बिनाले जैसे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सवों में भी वे सम्मिलित। हेब्बर के प्रारंभिक कलाकृतियों को केरल चरण कहा जाता है। केरल चरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो विषय थे वो सारे अपने आसपास के विस्तृत वातावरण से ही थे, जिसमें गरीबी, भूखमरी, सफाई करने वाले या धान कूटने वाले आदि विषय बिल्कुल दैनिक जीवन के अपने आसपास के वातावरण से ही उन्होंने लिए थे। और इसी समय वे अपने विस्तृत वातावरण के प्रति बहुत अधिक सचेत, संवेदनशील और जागरूक भी हो गए थे। बाद में उन्होंने अन्य विषयों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिनके बारे में, जिनके विजुअल्स हम आगे आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। और उनकी कला पर जो था पॉल गॉगविन और अमृता शेरगिल का प्रभाव पड़ा था, और उनके जो शैलीगत तत्व थे वे उससे भी बहुत अधिक प्रभावित थे। इसी वजह से साथ में कहा जाए कि अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद जो था, आर्ट मूवमेंट्स थे, उनका भी इनके चित्रों में बहुत अनूठा संयोजन देखने को हमें मिलता है। इसके बाद आर्ट नाउ इन इंडिया में उन्होंने पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीता, क्योंकि इस समय ब्रुसेल्स में और लंदन में 1965 में जो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां हुई थी, उसमें इनके जो चित्र प्रदर्शित हुए, उसकी वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे और लोगों का ध्यान इनकी पेंटिंग्स की ओर जा गया था। तो अब इनके शुरुआती काम की बात करें, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये स्केचेस हैं। और हेबर जो है वो अपने स्केचेस की सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत जाने गए। बहुत ही सिंप्लिसिटी से इनके स्केचेस आप देख रहे हैं।
ये है अर्जुन डिजेक्शन, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और कृष्ण और पंचाजन्य, ये इनकी एक और स्केच है, और स्केच में बहुत ही सरल और सादगी से इन्होंने रेखाओं का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार ये एक अन्य स्केच उनका है जो तमाशा, जो कि एक फोक डांस है, उस पे स्केच किया है इन्होंने। साथ ही ये डिवेस्टिंग ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी का चीरहरण नामक स्केच है। तो इस तरीके से वे अपने रेखा चित्रों की वजह से भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए और जाने गए। तो सिंप्लिसिटी ऑफ स्केचेस इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब हम उनके चित्रों की बात करें तो सबसे पहले तो उनके चित्रों के विषय जिस पे हमने बात की कि बहुत ही साधारण और अपने आसपास के विषय उन्होंने अपने पेंटिंग्स में चुने। ये है कोक फाइट, मुर्गे की लड़ाई, क्योंकि वहां वो जिस वातावरण में पले बड़े थे वहां पर इसी तरह के खेल हुआ करते थे मनोरंजन के लिए, जो वे अक्सर देखा करते थे। तो आप पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे एक भीड़ खड़ी हुई है जो मुर्गों को आपस में लड़ते हुए देख रही है। एक मुर्गा बड़ा आहत और पीड़ित भी हो चुका है। और इनकी पेंटिंग्स में जो ह्यूज, जो कलर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो भी बहुत ब्रिलियंट हैं। ये एक स्वीपर्स नाम की पेंटिंग है, काम करने वाले लोग हैं। और बहुत ही साधारण सा विषय है, लेकिन इनकी जो शैली है वो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि नूतन प्रतीकों के रूप में, या एक कहना चाहिए कि मॉडिफाइड मॉडर्न आर्ट जो इन्होंने किया, वो इनकी महत्वपूर्ण विशेषता बनी। वे हमेशा कहते थे कि पश्चिम की नकल कभी ना करें। हमेशा वो पश्चिम की नकल करने के विरुद्ध रहे। और क्योंकि उन्होंने ये कहा भी है कि हमारी जो महान संस्कृति विरासत है, उसे छोड़कर हमें पश्चिम का अंधानुकरण कभी नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को स्कूलों और वादों से निकालकर वैयक्तिकता का निर्माण करना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी अपनी मौलिक शैली के प्रचलन के बारे में वे हमेशा सजग रहे। हालांकि उन्होंने अलग अलग तरीके के वादों का अध्ययन किया, लेकिन जो अपनी चित्रकारी की वह स्वयं अपने जमीन से जुड़कर की, अपने भारतीय संदर्भों में ही की। ये उनका अगला चित्र है, रिक्शा पुलर्स, रिक्शा खींचने वाला, जो कि साधारण सा एक विषय है और उनकी अपनी विशेष पहचान है। तो इस तरीके से उन्होंने जो कॉमन इंडियन मोटिव्स उठाए अपनी पेंटिंग्स में, वही उनकी विशेषता रही, और उन्हीं को अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन के डालकर और एक थोड़ा सा अमूर्तता का पुट भी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिया है। ये धान खेतों पे काम करते हुए साधारण से जनजीवन, बैल है, किसान खेत जोत रहा है, बहुत ही साधारण से विषय उन्होंने उठाए। तो धान कूटने वाले या धान साफ करने वाली, और महिलाएं आपस में बैठी हैं साथ में। ये वो पेंटिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि परमाणु शक्ति का महाविनाश, ऐसा कहा जाता है कि ये पेंटिंग उन्होंने बाद में बनाने के बाद नष्ट कर दी थी। और ये कहकर कि इसमें जो ये बना सामने एक मानवीय आकृति बनी है, बहुत ही ज्यादा प्रमुख हो गई है। जबकि इस इतने बड़े महाविनाश के सामने तो इस आकृति को बहुत ही गौण और सूक्ष्म होना चाहिए था। साथ ही उन्हें उन्हें ये भी लगा था कि इस चित्र में चित्रमयता और नाटकीयता बहुत अधिक आ गई है। तो इस तरीके से उन्होंने इस चित्र को नष्ट कर दिया था। लेकिन बाद में इसी विषय पर उन्होंने एक चित्र और बनाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र संघीय म्यूजियम में रखा हुआ है। ये कुछ अन्य चित्र हैं जो उनकी अपनी मौलिक शैली में बने हुए हैं। इन्हीं चित्रों के बारे में कहते थे, और अपने कलाकार की दृष्टि के बारे में भी उन्होंने अक्सर कहा है कि कलाकार एक सृष्टा होता है, जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से समाज में भावनाओं को स्थापित करता है। मेरी मान्यता है कि यदि कलाकार दैनंदिन जीवन के अनुभवों को पूरी निष्ठा से व्यक्त करेगा, तो वह लोगों के समक्ष जीवन की पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। यदि एक भी ऐसी कृति लोगों के द्वारा समझ लिया जाए, तो वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकती है। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही साधारण से विषयों को चुनकर अपनी मौलिक शैली में पेंट किया। ये द फॉरेस्ट नाम का उनका पेंटिंग है। लॉर्ड ऑफ द लैंड नाम का उनका अन्य पेंटिंग है। वे बचपन से ही महसूस किया उन्होंने कि वस्तुओं एवं प्रकृति को हूबहू चित्रित कभी नहीं करना चाहिए,
बल्कि कला के लिए कल्पना और इमेजिनेशन की जरूरत है, फीलिंग्स की जरूरत है, इमोशंस की जरूरत है। अतः उसी को विकसित करने की आकांक्षा के साथ उन्होंने अपनी चित्रकारी की। अब हम उनके पुरस्कारों की बात करते हैं। तो पुरस्कार से पहले ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये चित्र है बर्थ ऑफ बांग्लादेश, जो उन्होंने 1971 में पेंट किया था। तो जो हेबर को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, तो भारत का चौथा और तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री और पद्म भूषण, ये भी इनसे भी नवाजे गए थे। और उनके अन्य पुरस्कारों की बात करें तो अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में कोलकाता से उन्हें स्वर्ण पदक मिला था 1941 में। उसके बाद 1947 में उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। फिर बम्बई का राज्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। इसके बाद जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली है, 1955 में यहाँ से भी उन्हें पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे कहा जाता है। इसके अलावा वेंकटप्पा पुरस्कार और मैसूर विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट की भी मानद उपाधि प्रदान की गई थी। सोवियत लैंड में नेहरू पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया था। और दिल्ली ललित कला अकादमी जो है, इन्होंने इनके रेखा चित्रों का एक एल्बम प्रकाशित किया और साथ ही में इनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया था। वे भित्ति चित्रकार के रूप में भी काफी सफल रहे थे और उसमें कम से कम रेखाओं का प्रयोग कर उन्होंने लयात्मकता का प्रभाव दिखाया अपने भित्ति चित्रों में। साथ ही वे कला को राजनीति से दूर रहने के पक्ष में थे। इसी वजह से वे कला के किसी भी ग्रुप के सदस्य कभी भी नहीं बने, क्योंकि वे कहते थे कि कलाकार को परिश्रमी होना चाहिए। तो इस तरीके से हेब्बर भारतीय लोक संस्कृति और चिंतन के अध्येता थे। उनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं और हेब्बर को भारतीयता के आधुनिक और लोक कला का एक सेतु भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरीके से हेब्बर एक चित्रकार होने के साथ साथ भावुक कवि भी थे। हेब्बर की शिक्षा जगत जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने चित्रकार के रूप में जन साधारण को देखा और समझा और उनकी मनोव्यथा को ही अपनी चित्रों में स्थान दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षा, क्योंकि वो शिक्षक भी रहे, तो शिक्षा जगत में उन्होंने 2 शोध पत्र भी प्रकाशित किए थे, एक लाइफ ऑफ आर्ट करके और दूसरा लाइन ऑफ सिंप्लिसिटी करके। तो ये उनके 2 शोध पत्र भी उन्होंने प्रकाशित किए थे।